शिक्षा पोटली। मैं अभिलाषा आज फिर से आपके समक्ष हिस्ट्री के आगे के चैप्टर को लेके आई हूँ। आज के पार्ट में हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध देखने से पहले हम लोग मैसूर की क्या स्थिति थी, कैसे मैसूर बना, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे। तो ये है उस समय का भारत। मैं ऐसे ही बनाई हूँ, उस समय का भारत है, अभी के भारत के हिसाब से नहीं सोचना है। तो उस समय के जो भारत थी उसमें साउथ में दो साम्राज्य का बहुबल था, एक बहमनी और दूसरा विजयनगर साम्राज्य। बहमनी जो था वो मुस्लिम धर्म से संबंधित था और विजयनगर हिंदू से। बहमनी साम्राज्य उस समय पहले से ही 5 पार्ट में बट गया था, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, विदर एंड बरार, जबकि विजयनगर टूटा नहीं था। अब क्या होता है, इन दोनों में ही हमेशा तकरार चलते रहती है। तो हम देखते हैं, मतलब जैसे अभी भी धर्म को लेके है, उस समय भी था। तो हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य की तरफ से अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर मिलकर विजयनगर के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध का नाम होता है तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तांगड़ी का युद्ध, जो कि 1565 में हुआ था। यह दोनों जगह का नाम है, जो गांव था दोनों जगह का नाम है, इसलिए उस जगह के नाम पे इस युद्ध का नाम पड़ा है। हम देखते हैं जब ये युद्ध होता है तो विजयनगर हार जाता है और कई भागों में टूटता है। उस समय की भारत की बात हो रही है। टूटता है तो कई छोटे छोटे स्वतंत्र सत्ता स्थापित होती है। उन्हीं सत्ता में हम देखते हैं कि पहले से ही पेशवा, फिर निज़ाम हैदराबाद के, और ये क्षेत्र उत्तरी सरकार का था, जिसपे निज़ामों का ही अधिकार था। बाद में वो ब्रिटिश को दे देते हैं। और ये जो अभी कर्नाटक देख रहे हैं वो अभी उस समय का कर्नाटक है, अभी तो तमिलनाडु है, उस समय का कर्नाटक त्रावणकोर। यह जो क्षेत्र था, इसमें कर्नाटक में हम उस समय के कर्नाटक में हम देखते हैं यह जगह मद्रास और यह पुडुचेरी है। यानी कि मैं जो ये मैप है वो उस समय की भारत की स्थिति क्या थी उससे संबंधित है। हम देखते हैं कि मैसूर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम रहता है वाडियार वंश। वाडियार वंश जो होता है उसमें हम देखते हैं कि वाडियार वंश के जो शासक होते हैं चिक्का कृष्णराज, काफ़ी प्रभावशाली राजा रहते हैं। इनके 2 सेनापति रहते हैं, नंदराज और देवराज। नंदराज और देवराज जो है, इन्हीं के थ्रू यह मैसूर का शासन चल रहा था। नंदराज का एक सेनापति रहता, मतलब एक सैनिक रहता है हैदर अली, बहुत ही समझदार, बहुत ही मतलब आगे बढ़ाने वाला साम्राज्य को रहता है। हैदर अली तो बहाल होता है एज अ सिपाही, लेकिन इसकी जो शक्ति और इसकी जो सोच इतनी विकसित होती है कि यह नंदराज की मदद से 1755 में डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाता है। और उसमें फ्रांस से, ऐसे ही शुरू से ही मैसूर फ्रांस से हमेशा जुड़ा रहा। तो देखते हैं कि हैदर अली जो डिंडीगुल में शस्त्रागार बनाता है वो फ्रांस के सहयोग से बनाता है। इसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि नंदराज से ही इसकी मतभेद होने लगती है और अंत में हैदर अली नंदराज को मारकर गद्दी पे 1760 में बैठता है और फिर चलता है हैदर अली का शासन। अब हैदर अली कौन था? इसकी जन्म हुई थी 1722 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु 1782 में होती है और इसका महत्वपूर्ण काम यह रहता है कि इसके टाइम में मैसूर काफ़ी विकसित होता है। यह डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार फ्रांस के सहयोग से बनाता है, जो मैं अभी बताई भी। अब हम देखते हैं कि यह मैसूर से श्रीरंगपट्टनम अपनी राजधानी को ले जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, जो मैं आगे बताऊंगी, तब उसका पुत्र टीपू सुल्तान बनता है, जो कि साउथ में बहुत बड़ा नाम रहा है। टीपू सुल्तान गद्दी पे 1782 में बैठता है जब उसके पिता की मृत्यु होती है और 1799 में इसके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय इसकी मृत्यु होती है। द्वितीय हैदर अली, चतुर्थ टीपू सुल्तान। अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो टीपू सुल्तान था वो कुछ ना कुछ करते ही रहता था। थॉमस मुनरो उसकी नीतियों से बड़ा परेशान था, तो वह उसे अशांत आत्मा कहा।
हम देखते हैं कि 1787 में टीपू अपने आप को बादशाह घोषित करता है, क्योंकि इससे पहले कोई किया नहीं था। मतलब इसके पिता भी अपने आप को बादशाह घोषित नहीं करते, वैसे मैसूर को स्वतंत्र करवा लेते हैं मुगलों से। जब हैदर अली थे तो मैसूर जो है उतना ये नहीं था, स्वतंत्र नहीं था। वह मुगलों के जो सेंटर में मुगल थे उनको ये चौथ भेजता था, पेशवाओं को अलग इसको टैक्स देना पड़ता था भाई, निजाम अलग परेशान करते थे, और ब्रिटिश तो आ ही गए थे परेशान करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान, मैं इसके बारे में और अभी बताती हूँ, पहले टीपू सुल्तान को देख लेते हैं। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं, जो कि फ्रांस के सैनिक समूह था। जैकोबिन क्या था? एक फ्रांस के सैनिक समूह था, क्लब था सैनिकों का। उसी में अपने आप को शामिल करते हैं टीपू सुल्तान, और वह क्लब की स्थापना वहाँ करवाते हैं। कहा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष भी टीपू सुल्तान ने लगवाया था। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश और मैसूर में प्रॉब्लम क्या था, कारण क्या था कि ब्रिटिश जो है पेशवा को छोड़ के मैसूर को ही टारगेट करता है। तो कारण यह था कि मैसूर बहुत ज़्यादा समृद्ध था, कृषि थी, और चारों ओर से बंदरगाह इसके बहुत अच्छे थे, और ब्रिटिश को अपने आयात निर्यात के लिए, व्यापार के लिए इन बंदरगाहों की ज़रूरत पड़ती थी। चंदन की लकड़ी शुरू से मैसूर वाले क्षेत्र में रहा। अभी तो मैसूर एक जगह का नाम, लेकिन उसे भी काफ़ी बड़ा प्रांत हुआ करता था। रेशम हम लोग देखते हैं कि शुरू से ही कारण रहा है युद्ध वगैरह का। फिर हम देखते हैं समुद्री मार्ग से जो व्यापार था, तो वो तो कहानी इनका चला। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश कैसे करके ये मैसूर के ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रिटिश क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं निज़ाम के पास, और निज़ाम शुरू से ढुलमुल रवैया रहता है निज़ाम का। कभी वो मैसूर की तरफ आ जाएगा, कभी ब्रिटिश की तरफ चल जाएगा। मतलब यहाँ के जो शासक होते हैं उनका कोई अपना ये नहीं रहता कि भाई मैं हूँ, नहीं भाई आप कह दिए आप मेरी मदद कर दो, मैं आपके साइड हो जाऊँगा, ये मदद कर दिया इनके साइड, ये मदद कर दिया इनके साइड। यानी कि जिनके पास ये ताकत देखते थे उनके साइड ये हो लेते थे। फिर हम देखते हैं कि जो ये उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है, ये निज़ामों के अधिकार क्षेत्र में था, वो दे देता है ब्रिटिश को एज अ गिफ्ट कि लीजिए आप ये से रखिए और हमारी मदद भी किया कीजिएगा। देखिए मदद किया कीजिएगा। और ब्रिटिश क्या करते हैं, देखते हैं कि पेशवा तो काफ़ी शक्तिशाली हैं, तो अभी इन पे आक्रमण नहीं करना है। कब करना है, वो उनकी चाल से चलता था, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा को अपने कब्जे में ले चुके थे। तो निज़ाम तो ऐसे डरे हुए थे कि भाई ये तो बहुत शक्तिशाली है, ऐसा ना हो हम पे हमला करो, चलो इससे मिल लेते हैं। तो यह इनसे भी मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ब्रिटिश पेशवा पे नहीं हमला करते, क्योंकि उस समय पेशवा काफ़ी शक्तिशाली था। तो अब उनका मेन टारगेट होता है मैसूर। अच्छा, मद्रास और पुडुचेरी में उन्होंने अपनी कोठी टाइप की बना ही ली थी, और ये वाला क्षेत्र त्रवणकोर जो अभी का केरल है, लेकिन उस समय का त्रवणकोर था। हम त्रवणकोर पर बाद में टीपू ने अपना अधिकार भी किया है। हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्या करता है कि पेशवा को आपस में मिलाता है और निज़ाम को, और चाहता है कि आक्रमण किया जाए। तो हम जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हैदर अली अपने आप को बचाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में देखने को मिलता है कि मराठे, निजाम और अंग्रेज एक साइड हो जाते हैं, हैदर अली अकेले होता है, जो कि 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। अब इस त्रिगुट को भंग करने के लिए हैदर अली अपना दिमाग इस्तेमाल करते। वैसे ये पढ़ा लिखा तो हैदर अली नहीं था, लेकिन दिमाग से काफ़ी तेज था। यह त्रिगुट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मराठे के पास जाता है। भाई पहले से मराठा को तो वो पैसे दे ही रहा था, अब जाके संधि करता है और कहता है कि ठीक है मैं 35 लाख आपको दूंगा। अब इसके पास 35 लाख नहीं था, तो यह 18 लाख रुपया और साथ में कोलार दे देता है। कोलार उसमें काफ़ी उपजाऊ था, जो कि मैसूर के अधिकार क्षेत्र में था। और फिर निज़ाम को भी वह क्या करता है कि कर्नाटक के थे नवाब अली भाई, जिसे मोहम्मद अली हैदर अली कहा जाता है, ये हैदर नहीं, ये हैदर, इसका एक सेनापति था महफूज खान, जो कि हैदर अली से काफ़ी विचार मिलता था और काफ़ी एक दूसरे से दोस्त थे। जब ये इसके सहयोग से ये निज़ाम को भी आपस में मिला लेता है कि भाई आज जो तेरे पे मेरे पे आक्रमण कर रहा है, कल तेरे पे भी करेगा, तो ये भी किनारे हो गया।
और ये इनको तो आपस में मिला ही लिया। इसमें अंग्रेजों की हार होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। मैं एक जगह और कर दी हूँ मैप के माध्यम से। फिर होती है मद्रास की संधि। अब मद्रास की संधि में हम देखते हैं कि हैदर अली जब हराता है अंग्रेजों को तो इतने इस तरीके से हराता है कि अंग्रेज हर चीज़ मानने के लिए तैयार होते हैं देने के लिए। तो हैदर अली कहता है भाई जितना मेरा क्षतिपूर्ति हुआ है वो मुझे चाहिए, और साथ ही साथ अगर भविष्य में मेरे पे आक्रमण होगा तो मुझे सैनिक सहायता चाहिए। अब हैदर अली पे आक्रमण कौन करेगा? भाई पेशवा करेंगे। हम जब देखते हैं कि ऊपर पेशवा हैं तो पेशवा आगे जाके तो कर ही सकते हैं ना आक्रमण। कौन करेगा? तो निज़ाम, जिसकी अपनी कोई बात नहीं है, कभी इधर करते रहता है। तो हैदर अली अपना दिमाग लगाता है और संधि में यह बात को मनवा लेता है। लेकिन हम देखते हैं अंग्रेज तो शुरू से ही चाह रहे थे उस क्षेत्र को किसी तरह से। फिर से अंग्रेज देखते हैं कि अंग्रेज फिर से अपना ये करते हैं और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1780 से 84 में। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसके उल्टा ही होता है। हैदर अली के साथ मराठे निज़ाम होते हैं। तब तक मराठों को समझ में आ गया था कि अंग्रेज कभी भी आक्रमण उन पर कर सकते हैं और एक साथ था अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज फिर क्या करता है? निज़ाम को आपस में मिला लेता है। इसकी अपनी तो कोई नीति थी नहीं। फिर वह मराठे को मिलाता है और जब युद्ध इतना लंबा चलता रहता है उसी समय हैदर अली को 1782 में मृत्यु हो जाती है। युद्ध में लड़ते हुए तो नहीं, मतलब ऐसे बीमार होते हैं वो और मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके सेना में इतनी एकजुटता देखने को मिलती है कि कई दिनों तक, कहते हैं कुछ इतिहासकार, कि 4-5 दिनों तक अंग्रेजों को तो पता ही नहीं चला था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई है। अब हम देखते हैं कि 1782 में टीपू बन जाते हैं सुल्तान। जब टीपू सुल्तान बनते हैं तब भी 2 साल युद्ध चलता है और टीपू उस समय तक सही रहते हैं तो अंग्रेज को अंततः संधि करना पड़ता है, जो कि मंगलौर की संधि से होता है। अब इस संधि में क्या रहता है? जितना टीपू ने जीता वो अंग्रेजों को देंगे क्षेत्र, और जो अंग्रेज जीते वो टीपू को लौटाएंगे, यानी कि संधि यहाँ तक बराबरी पे देखने को मिलती है। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों से ज़्यादा गलती टीपू की रहती है, क्योंकि टीपू उस समय त्रावणकोर पे, जो कि एकदम छोटा सा जगह उस समय का हुआ करता था, त्रावणकोर पे आक्रमण कर देते हैं। अब त्रावणकोर पे आक्रमण होता है और हम लोग त्रावणकोर का जो क्षेत्र है वो देख रहे हैं कि ये है त्रावणकोर। अब इस पे टीपू कर देते हैं आक्रमण और यहाँ अंग्रेजों का अधिकार वाला क्षेत्र रहता है। अंग्रेजों को और दिक्कत होती है। इस समय अंग्रेज टीपू से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुके होते हैं, तो उनको हो जाता है भाई कि आप मुझे क्यों ये कर रहे हो। साथ ही साथ इस बार टीपू की मदद करने के लिए न पेशवा आते हैं न निज़ाम आते हैं। रीज़न क्या होता है? उस समय तक पेशवा बहुत शक्तिशाली रहते हैं, हो चुके होते हैं, पहले से ही थे। रीज़न ये होता है कि टीपू उस समय धर्मांध कर रहे थे, यानी कि, और पेशवा हिंदुओं को संरक्षण देते थे और टीपू धर्मांध कर रहे थे, जो कि पेशवा को पसंद नहीं आया। इस युद्ध में हम देखते हैं टीपू की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके साथ पेशवा भी था। अंततः टीपू की हार हो जाती है और जब हार होती है तो हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया अंग्रेज मांगते हैं। साथ ही कहते हैं कि जो मेरे मित्र हैं उनको भी आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी। मित्र कौन थे भाई? निज़ाम और पेशवा। अब टीपू के पास 3 करोड़ रुपये नहीं होते तो अंग्रेज उनके 2 अल्प आयु बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है उससे अभी तक इतिहासकारों ने कहीं पे वर्णित नहीं किया है। अब टीपू जिस समय चल रहे थे ये ऐसे भी फ्रांस से काफ़ी इनका सहयोग रहा, फ्रांस के साथ साथ काफ़ी देश से इनका उस समय रहा। बस इनको जो भी दिक्कत रहता था वो अंग्रेजों से रहता था, क्योंकि इन्होंने जैकुलिन क्लब वगैरह भी बना रखा था। तो हम देखते हैं कि टीपू अपना मदद मांगते हैं फ्रांस से, और फ्रांस में 1789 में पता ही है स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की राजक्रांति हुई थी, और उसी समय वहाँ के जो शासक थे पता ही है नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो काफ़ी फेमस हुए। तो उन्होंने मदद
टीपू उनसे मदद मांगते हैं। 1798 में एक लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, जो कि मस्कट में पकड़ी चली जाती है। वैसे नेपोलियन उनको कहते हैं कि पहले मैं अपना घर थोड़ा संभाल लूँ, मेरी भी स्थिति अभी संभालने की है, फिर मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन तभी वह लेटर मस्कट में अंग्रेज़ों को किसी तरह से हाथ लग जाती है और अंग्रेज़ सतर्क हो जाते हैं कि आने वाले कल में तो टीपू हम पे कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। और उसी समय हम देखते हैं कि फ्रांस का मिस के साथ उधर जो चल रहा था उसमें थोड़ी स्थिति खराब होती है, लेकिन फ्रांस फिर भी तब तक अच्छी स्थिति में था। अब हम देखते हैं कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की नींव पड़ती है और इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को कुछ लेना देना नहीं था, सिर्फ टीपू को ख़त्म करना था, क्योंकि भारत में अगर फ्रांस को कोई बुला सकता था तब वो था टीपू सुल्तान। तो उनकी मुख्य उद्देश्य था कि किसी तरह से टीपू की हत्या की जाए, जो कि 1799 में हम देखते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत टीपू की हत्या हो जाती है। अब हम देखते हैं मैप के थ्रू, एक बार मैंने सभी को एक जगह भी कर दिया है। अब हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हैदर अली बनाम अंग्रेज, विजेता हैदर अली। गवर्नर कौन था उस समय? बरेलस्ट था। आपको पता ही है ये बहुत अच्छी रही थी प्रथम आंग्ल युद्ध, जिसमें हैदर ने दिखा दिया था अंग्रेज कैसे घुटने टेकते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 बारिंग हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। हैदर अली जो थे कर्नाटक के मकाट पे अधिकार कर लिए थे। टीपू पोलियार में हेक्टर मुनरो की सेना को हराए थे। और सेकंड भी जो हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वह भी मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ और सही ही कंडीशन में रहा, मतलब मैसूर के पक्ष में ही रहा। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कर्नवालिस था 1790 से 92। मराठे और निजाम जो थे वो भी थे, युद्ध इनके साथ ही थे, अंग्रेजों के साथ ही थे। युद्ध समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम संधि से। टीपू का आधा राज अंग्रेजों और उनके साथियों को चला गया, जो मैं अभी बताई ही। युद्ध क्षति के रूप में टीपू को से 3 करोड़ लिया गया और उनके बच्चे को भी ले जाया गया। चतुर्थ में हम देखते हैं, जो कि 1799 में हुआ, टीपू की मृत्यु हो गई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व वेलेज़ली और स्टुअर्ट ने किया है। मैं इसमें लिंक भी शेयर कर दे रही हूँ। धन्यवाद।